मानिए कि ये आप हैं, आप एक सुंदर धूप वाले दिन का आनंद ले रहे हैं और आपने एक लंबी गहरी सांस लेने का निर्णय लिया। और जाहिर है, जब मैं सांस की बात करती हूँ, तो वायु का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होगा, वो है उस वायु में मौजूद ऑक्सीजन। यही वो हिस्सा है जिसकी हमें मनुष्यों को जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है। तो आप एक गहरी सांस लेते हैं और मान लीजिए कि आप ये सांस अपने मुंह के माध्यम से लेते हैं। फिर मान लीजिए आप एक और गहरी लंबी सांस लेते हैं, दूसरी गहरी सांस, और आप वो नाक के माध्यम से लेते हैं। अब आप सोच सकते हैं ये दो बिल्कुल अलग तरीके हैं वायु लेने के। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप वायु के मार्ग का अनुसरण करें तो वो लगभग समान रास्ता ही अपनाता है। तो वायु गले के पीछे की ओर जाएगी, चाहे आप उसे कैसे भी अंदर लें। यहाँ नाक से वायु आ रही है और यहाँ मुंह से वायु आ रही है, और ये दोनों गले के पीछे मिलती हैं। फिर वो नीचे 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 जाती हैं। वो उस स्थान की ओर जाती हैं जिसे हम कंठमणि यानी कि एडम्स एप्पल कहते हैं। आप यहाँ कंठमणि देख सकते हैं और वास्तव में आप अपने कंठमणि को महसूस कर सकते हैं। ये आपके गले के बीच में एक बहुत ही रोचक संरचना है और हर किसी के पास होती है। ये केवल पुरुषों के पास ही नहीं है, महिलाओं के पास भी होती है। और इसे कंठमणि इसलिए कहते हैं क्योंकि आदम या एडम आमतौर पर लड़कों का नाम है, और ये हमें याद दिलाने के लिए है कि सामान्यतः पुरुषों या लड़कों की कंठमणि लड़कियों से बड़ी होती है। पर इसका कार्य आपकी आवाज को नियंत्रित करना है। और वास्तव में कंठमणि को कभी-कभी स्वर यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। और जाहिर है, वायु स्वर यंत्र से होकर गुजरती है और ये श्वास नली में प्रवेश का द्वार है। और ये मुझे अपनी आवाज को बहुत ऊंचा यानी कि फॉल्सेटो या बहुत नीचा यानी कि डीप बैरिटोन करने की अनुमति देता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कंठमणि के आसपास की मांसपेशियों को कैसे संकुचित करते हैं। तो ये रोचक बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप वास्तव में अपनी आवाज को नियंत्रित कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप इसे पहले से जानते हैं, लेकिन जो आप उपयोग कर रहे हैं वो आपकी कंठमणि है। अब वायु नीचे की ओर जाती है, और विशेष रूप से उस वायु का वो हिस्सा जो हमने कहा कि हमें जरूरत है, वो है ऑक्सीजन। ये वायु फेफड़ों के क्षेत्र की ओर जाती है। ये श्वास नली के नीचे जाती है और दाएं और बाएं दो फेफड़ों में जाती है। ये बायां फेफड़ा है और ये दायां फेफड़ा है। और आप तुरंत सोचेंगे, क्या ये उल्टा नहीं है? मैं चाहती हूँ कि आप याद रखें कि ये फेफड़ों वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से है। इसलिए मैं जहाँ बायां लिखती हूँ वहां वास्तव में बायां है, और जहाँ दायां लिखती हूँ वहां वास्तव में दायां है। आप देख सकते हैं कि फेफड़े बिल्कुल समान नहीं दिखते, वो थोड़ा अलग दिखते हैं। उदाहरण के लिए दाईं ओर के फेफड़े में तीन भाग या लोब होते हैं। हम इन्हें ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग कहते हैं। और बायां फेफड़ा केवल दो भाग वाला होता है। ये पहला बड़ा अंतर है। और दूसरा अंतर ये है कि बीच में एक स्थान होता है जिसे हम कार्डियक नॉच कहते हैं। और इसे कार्डियक नॉच इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये फेफड़ों में एक खांचा बनाता है और हृदय यहीं कुछ हद तक बाहर निकला होता है। तो हृदय यहाँ है और इसलिए ये स्थान हृदय के कारण बना है। तो दूसरी तरफ आपके पास दो भाग होते हैं, ऊपरी और निचला। यदि आप कभी एक फेफड़ा देखें और ये पता लगाना हो कि ये बायां फेफड़ा है या दायां, तो आप भाग की संख्या देख सकते हैं या उस कार्डियक नॉच को खोज सकते हैं। अब इन फेफड़ों के चारों ओर पसलियां हैं। पसलियों के बीच मांसपेशियां हैं और ये दोनों तरफ होती हैं। और फेफड़ों और हृदय के नीचे एक बड़ी मांसपेशी है, ये यहीं से होकर गुजरती है और ये मूलतः तल का कार्य करती है। तो हृदय और दोनों फेफड़े इस मांसपेशी द्वारा बने तल पर स्थित होते हैं, और ये मांसपेशी डायाफ्राम कहलाती है। तो ये डायाफ्राम मांसपेशी तल बनाती है, पसलियां दीवारें बनाती हैं। तो हमारे पास मूलतः एक कक्ष है। हमारे पास एक विशाल कक्ष है जिसमें दीवारें और तल है, और इस पूरे कक्ष को हम वक्ष गुहा या थोरैक्स कहते हैं। तो इस कक्ष के अंदर आपके दो फेफड़े और हृदय होते हैं। अब तक तो सब ठीक है,
लेकिन मैंने आपको ये ठीक से नहीं दिखाया कि वायु कहाँ जाती है। मैंने केवल संकेत दिया कि ये 2 फेफड़ों से होकर जाती है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इसके बाद वायु कहाँ जाती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप एक्स-रे चश्मा पहनकर अपने 2 फेफड़ों को देखें तो वो कैसे दिखेंगे। ये लगभग ऐसे दिखेंगे। आपके फेफड़ों में बहुत ही रोचक संरचना है और इसे समझने का सबसे सरल तरीका है कि इसे एक पेड़ के रूप में कल्पना करें और वो पेड़ उल्टा लटका हुआ है। तो उसकी शाखाएं हैं, वो शाखाएं शाखा दर शाखा विभाजित होती हैं। हमारे फेफड़े मूलतः उल्टे पेड़ जैसे दिखते हैं और हम इसे एक श्वसन वृक्ष यानी कि ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। जब आप फेफड़ों को देखते हैं और वो जटिल या अव्यवस्थित लगते हैं, तो बस उन्हें उल्टे श्वसन वृक्ष के रूप में सोचिए और ये बहुत सरल लगने लगेगा। मूलतः बीच में एक तना होता है, ठीक है? ये हमारा तना है और फिर शाखाएं यहाँ से शुरू होती हैं। तो वायु इस मुख्य तने से नीचे जाती है, ये श्वास नली है और फिर ये विभाजित होने लगती है। आपको याद रखना होगा कि आपके फेफड़े 3 आयामी हैं, इसलिए आपको ये सोचना होगा कि हम इसे केवल सामने से देख रहे हैं, लेकिन जाहिर है मध्य भाग पीछे भी जाता है। तो मान लीजिए कि हम एक छोटी शाखा लेते हैं, इसे बढ़ाते हैं, हम इसे जूम इन करते हैं जब तक कि ये सूक्ष्म हो जाए। आप अपनी आंखों से इसे और देख नहीं सकते, लेकिन आप सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसे देख सकते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी के नीचे इस तरह दिखेगा। ये इस तरह के छोटे छोटे थैलियों जैसा दिखेगा और इन थैलियों को हम कूपिका कहते हैं और वायु वास्तव में इन कूपिकाओं में जाती है और फिर ये वापस लौटती है और फिर आप इसे बाहर छोड़ते हैं। तो इस प्रकार श्वसन कार्य करता है। वायु आपके मुंह से अंदर जाती है, कूपिका तक पहुंचती है और फिर वापस बाहर निकलती है। लेकिन इससे पहले कि ये बाहर निकले, कूपिका के बहुत नजदीक रक्त होता है और मान लीजिए रक्त इस दिशा में आ रहा है और उस दिशा में जा रहा है। ऑक्सीजन वास्तव में रक्त में प्रवेश करेगी और रक्त से अपशिष्ट बाहर निकलेगा। तो आपकी कोशिकाओं द्वारा बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट वापस कूपिका में फेंक दी जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ऑक्सीजन बाहर की दुनिया से आती है, फेफड़ों के माध्यम से अंदर ली जाती है। जब आप सांस लेते हैं, कूपिका तक पहुंचती है, रक्त के साथ आदान प्रदान करती है और फिर आप सांस छोड़ते हैं और सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं।